सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विनिश्चय की प्रक्रिया। विनिश्चय की प्रक्रिया अर्थात किसी वाद पत्र को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, उसके पश्चात प्रतिवादी के द्वारा जो जवाब दावा पेश किया जाता है, उसके पश्चात जो न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया अपनाई जाती है वो स्टेज होती है, वो होती है विनिश्चय की प्रक्रिया। विनिश्चय की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी न्यायालय की शक्ति होती हैं वो कौन कौन सी शक्ति यूज में ले सकता है, इसका जो टॉपिक है वह है कमीशन। कमीशन अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 26 और धारा 75 से लेकर के 78 में कमीशन के बारे में बताया गया है। मुकदमे में जो भी प्रश्न या बिंदु उत्पन्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का या बिंदुओं का निर्धारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मुकदमे में जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं या फिर कोई किसी बिंदु का निर्धारण किया जाता है तो उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो भी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन सभी कार्यों को न्यायालय का पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्वयं करना वैधानिक रूप से संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है सभी कार्यों को वो व्यवहारिक रूप में अपन व्यवहारिक रूप से सोचें तो उन कार्यों को करना संभव नहीं हो पाता है। तो सैद्धांतिक रूप से मुकदमे से उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का निर्धारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ प्रश्नों का निर्धारण व्यवहारिक रूप से अधिकारी नहीं कर पाता है, इसलिए कमीशन का कानून बनाया गया है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो प्रश्न होते हैं या कोई बिंदु होते हैं उनका जो निर्धारण होता है करना तो उसको पीठासीन अधिकारी को चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में नहीं कर पाता है उस कार्य को। इसीलिए इस सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो भी कमीशन का कानून है वो इसीलिए बनाया गया है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि कमीशन क्या है? न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा प्राधिकार दिया जाना या जारी करना कि कोई व्यक्ति न्यायालय की ओर से कोई कार्य करे। क्या करे? कोई कार्य करे। भाई प्राधिकार किसके द्वारा दिया जाता है? न्यायालय के द्वारा दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसकी ओर से काम करे? न्यायालय की ओर से कोई कार्य करे। अब सवाल उत्पन्न होता है कि ये कमिश्नर कौन है? जिस व्यक्ति के नाम पर न्यायालय के द्वारा कमीशन जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कमिश्नर कहते हैं। कमिश्नर के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है? ये कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसको? किसी भी व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है अथवा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में क्या किया जा सकता है? कमीशन जारी किया जा सकता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि किन उद्देश्यों के लिए न्यायालय के द्वारा कमीशन जारी किया जा सकता है? इसका जो आंसर है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 75 के अंतर्गत किया गया है। अब वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? वो उद्देश्य हैं, नंबर 1, साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। संपत्ति का मूल्यांकन अथवा विक्रय के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। संपत्ति का विभाजन करने के लिए क्या किया जा सकता है? कमीशन जारी किया जा सकता है। स्थानीय निरीक्षण के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। लेखाओं की परीक्षा या उसका समायोजन के लिए क्या किया जा सकता है? कमीशन जारी किया जा सकता है। अनुसचिवीय
जो भी कार्य होता है उसके लिए क्या किया जा सकता है, कमीशन जारी किया जा सकता है। अब सवाल ये होता है कि क्या ऐसा कमीशन जारी किया जा सकता है जिसका निष्पादन विदेश में भी किया जाना हो? तो इसका आंसर है कि हाँ, जारी किया जा सकता है। तो विदेशी जो कमीशन होता है उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा? ऐसे कमीशन को संबंधित सरकारों के विदेश विभागों, किसके माध्यम से? विदेशी विभागों अथवा दूतावासों के द्वारा किए जाएंगे और इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, किसके अनुसार? भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विदेशी विभागों और दूतावासों के माध्यम से जो विदेशी कमीशन होता है उसका क्या किया जाता है? निष्पादन किया जाता है। तो जब न्यायालय के द्वारा कोई कमीशन जारी किया जाता है तो कमिश्नर न्यायालयों के निर्देश के अनुसार ही क्या करता है? कार्य करता है। कमिश्नर कमीशन की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट को कहाँ पेश करता है? न्यायालय के समक्ष पेश करता है। कमिश्नर की प्रति परीक्षा करके उस रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो फिर सवाल यह है कि कमिश्नर की नियुक्ति कर दी तो उसके खर्चों को कौन भुगतेगा? जिस पक्ष के हित में, किसके हित में? जिस पक्षकार के हित में कमीशन जारी किया गया है उसी पक्षकार पर से वो खर्चे वसूल किए जाएंगे। ये दिया हुआ है आपके सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 और नियम 15 के अंतर्गत। तो अब सवाल है कि कमिश्नर का खर्चा कितना होगा? जैसा न्यायालय निर्धारित करे एवं उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कमिश्नर का खर्चा दिया जाता है। तो कमिश्नर का जो खर्चा होता है वो न्यायालय निर्धारित करता है और न्यायालय किस आधार पर निर्धारित करता है? उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार वो निर्धारित करता है। तो कमिश्नर की शक्तियां क्या होती हैं ये बताई गई हैं आदेश 26 रूल 16 के अंतर्गत कि कमिश्नर की निम्न शक्तियां होती हैं कि वो साक्ष्यों की परीक्षा करने की शक्ति होती है, दस्तावेजों को मंगाने और उसके निरीक्षण करने की शक्ति होती है, किसी भवन या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति होती है, कमीशन के निर्देशों के अंतर्गत किसी अन्य शक्तियों का भी वो प्रयोग कर सकता है। जिस मामले में कमीशन जारी किया गया है अपनी रिपोर्ट को तैयार करना और रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करना। अगर किसी कमिश्नर की रिपोर्ट को प्रश्नित किया जाए या पीठासीन अधिकारी के मानस में कोई शंका हो तो ऐसी अवस्था में न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है? पुनः कमीशन जारी किया जा सकता है। अब 1999 के संशोधन में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। लिहाजा वर्तमान समय में मामले की सुनवाई के दौरान कमीशन जारी करने की प्रक्रिया सामान्य बन गई है। जहां तक हो सके सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 के उपबंध डिग्री या आदेशों के निष्पादन की कार्रवाइयों के विषय में भी लागू होते हैं। कमीशन जारी करने का जो आदेश स्वयमेव अर्थात न्यायालय स्वयमेव भी दे सकता है या पक्षकार के आवेदन पर भी दिया जा सकता है। तो यह है कमीशन। थैंक यू।